मतलब 306 306/103, तो 306 में 103 जोड़ दीजिए, 6 3 9 409, तो ये हो जाएगा आपका 409/103। क्लियर है? फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, 1 और फिर 51 दूनी 102, 103 102 105/103, बोलो। और अगला वाला 0 मिल जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या होगा, 409/103, तो ये क्या हो जाएगा, 1 105/409 और 0। अब देखो, अब जो रिजल्ट है वो लगभग 4 है, ये भी आपका लगभग 4 है, ये भी आपका लगभग 4 है, तो हमारा जो आइगन वैल्यू हो जाएगा वो 4 बोल दिया जाएगा। लगभग सेम हो गया ना। अब चाहो तो और आगे बढ़ सकते हो, तो देखिए वो भी 4 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है ना, वो भी 4 दशमलव कुछ आएगा, ये 4 दशमलव कुछ, ये भी 4 दशमलव कुछ, तो लगभग अब देखो इधर क्लोज हो गया और पूर्णांक की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो आपका जो आइगन वैल्यू हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 4, और इसको भी भाग दे दीजिएगा, लगभग करके भाग दे दीजिएगा, लगभग 4 गुना है, तो 1 और 0.25 और 0, ये आपका आइगन वैल्यू है। वैसे ही होता है पावर से, जैसे लगाते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें y6 तक गया है, अगर y6 तक जाएंगे तो आप करेक्ट एकदम 4 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर y6 तक एक स्टेप और लेके जाओगे तो आप एकदम करेक्ट और एकदम पहुंच जाओगे। हाँ, ये जो ये वाला आगे वाला आइगन वैल्यू, ये वाला आइगन वैल्यू, ठीक है। आप एक स्टेप और जाइएगा, देखिएगा और इजी, और नज़दीक आ जाएंगे आप रिजल्ट। बट आपको रुकना कहाँ पे, जब लगातार 2 वैल्यू जो है वो लगभग सेम हो जाए और पूर्णांक के ही आसपास रहे। ये नहीं कि 4.69 आ गया और फिर आ गया 4.72, कहेंगे नहीं अब यही सही है, नहीं, अब ये दोनों ठीक है, लगभग नज़दीक तो हो गए, लेकिन पूर्णांक नहीं हुआ। आपको पूर्णांक के भी नज़दीक जाना है और डिफरेंस भी कम रखना है। जैसे मान लीजिए हम y6 निकाल दें, तो 161120003 और यह 105/409 और 0, गुणा करो भैया, गुणा करेंगे, 1 का 1 में इतना, 105 में 6 करेंगे तो 630 हो जाएगा, 409 में 630 जोड़ देंगे, 9 3 1039 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1039/409, 409 ही होगा ना, ऐसे 409 आएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। फिर अगला वाला जोड़ो, अगले वाले में क्या स्थिति है, अगले वाले में 1 + 210/409 है ना, 409 और 2 4 2 619 619/409 है ना। और फिर अगला क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या होगा, ये तो कम हो गया जी, बड़ा वाला, तो गुणा सही नहीं हुआ क्या हम लोग का, सही तो है। तो अगर 1039 में 409 बाद 2 दशमलव कुछ हो जाएगा तब तो, है ना। देखिए यहाँ पे इसमें बड़े को कॉमन लेते हैं ना, हाँ, तो बड़े का तो ऊपर वाला है ही, तो हाँ, तो वही तो ऊपर वाला ही तो कॉमन है, 2 पॉइंट, तो 2 दशमलव कुछ आएगा, इसका मतलब तो अंतर आ गया ना, अंतर आ गया तो फिर आप इसी को आंसर लेके जाइए। अब देखो अंतर ज़्यादा बढ़ गया तो आप उसी को आंसर लेके, जो लगभग कांस्टेंट हुआ था, यहीं रुक जाएंगे। कहीं कैलकुलेशन में कुछ होता है और लगभग वही है, 4 ही दिया है, लेकिन इसमें y6 पे ले जाके 4 आया है, हमारा y5 पे ही आ गया, y6 पे तो डिफर कर गया, ठीक है। तो ठीक है, आपका यही आइगन वैल्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आइगन वैल्यू हो जाएगा, लेकिन ये अप्रॉक्स लिखिएगा आप 4, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर है ना, 1, अब भाग डेसिमल लिख लो और फिर 0, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अगला हेडिंग करिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग करिएगा जैकोबीज मेथड, JACOBI'S, जैकोबीज मेथड, जैकोबीज मेथड। पावर सीरीज मेथड में एक बार याद रखिएगा क्या, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डोमिनेंट लैटेंट रूट ऑफ द मैट्रिक्स। ये बहुत जरूरी है ना, एमसीक्यू, इसलिए इसे ध्यान रखना है कि मेथड कब लगाएंगे इसको। तो यहाँ पावर सी मेथड तब लगाया जाता है, या यह मेथड, इस मेथड से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का डोमिनेंट लैटेंट रूट, अर्थात जो सबसे बड़ा रूट होता है वही फाइंड करते हैं, ठीक है, वही फाइंड करते हैं।
अब है जैकोबीज मेथड। जैकोबीज मेथड कहाँ लगाते हैं? देखिएगा, जैकोबीज मेथड हम लोग लगाते हैं जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स पर? सिमेट्रिक। जो भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है उसी पर जैकोबीज मेथड लगता है। तो जैकोबीज मेथड इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और इस मेथड से हम लोग का जो मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके हर एक आइगन वैल्यू को फाइंड करते हैं। किसी एक को नहीं फाइंड करते हैं, सबको फाइंड करते हैं। और फाइंड कैसे करते हैं? फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है कि उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने पर जो डायगोनल में एलिमेंट दिखाई देते हैं वही हमारा आइगन वैल्यू जाता है। और तीनों आइगन वैल्यू मिल जाएंगे। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तीनों आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और खासकर आपको है ना 3 क्रॉस 3 का ही क्वेश्चन मैक्सिमम करके देता है। 2 क्रॉस 2 का भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 का भी आराम से लगा सकते हैं। 4 क्रॉस 4 का नहीं देता क्योंकि ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 तक ही देता है और मेन 3 क्रॉस 3 ही होता है, ठीक। तो सबसे पहले हल्का सा लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट एकदम, ठीक है। तो बहुत डेरिवेशन की जरूरत नहीं इसमें। दिस मेथड इज यूज्ड, अगर डेटा होता तो डेरिवेशन करवाते निश्चित जान लीजिए, लेकिन डेटा नहीं, चलिए डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैपिटल ए, बाय रिड्यूसिंग इट टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, हो गया। बाय डायगोनल मैट्रिक्स बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए द वैल्यू ऑफ अल्फा जो एंगल लेके रहेगा, मैं बताऊँ कैसा एंगल। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला tan 2 alpha. The value of alpha is calculated by the formula tan 2 alpha is equal to 2aij upon aii minus ajj. Formula tan 2 alpha is equal to 2aij upon aii minus ajj, ठीक है। अब मैं जो बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन पूरी बार बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सब चेंज होता रहता है, ठीक है। अब कैसे देखो ध्यान देना है। अब क्वेश्चन एक लिखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देखिए यूज द जैकोबीज मेथड टू फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज and eigenvectors of the matrix, इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है। A इज इक्वल टू 1√2 और √2 3 और √2 और 2√2 1, इसका फाइंड करना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है। अब बहुत ही ध्यान से मेरी बात आप समझेंगे, ठीक, बहुत ध्यान से। क्या तरीका होता है, मैं इस क्वेश्चन में जानबूझ थोड़ा बड़ा भी लिया हूँ। इसमें आपको 2 बार जैकोबीज मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कब तक अप्लाई करते हैं? जब तक कि हमारा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक। अब वो करते क्या है, अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है प्रिंस, तब आप देखो यहाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेना पड़ता है हमेशा। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेंगे। अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के रूप में हम लेते हैं कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर है।
ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे है भैया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की खासियत होती है इससे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंटों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए 1 आ जाएगा, ठीक है। और किसी दो रो या दो कॉलम को करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए 0 आ जाएगा, ठीक है। इसकी खासियत है ये 2x2 के लिए आप यही वाला लेंगे। अगर 3x3 का क्वेश्चन है तो आपको 3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेने पड़ते हैं, मतलब 3 में से कोई एक लेना पड़ता है। 3 पॉसिबल होते हैं, 3 में से कोई एक लेना पड़ता है। एक आपको ऐसा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा और 1 0 0 0 0। दूसरा ऐसा cos अल्फा, देखो एक्चुअली क्या है 1 0 0 हो गया यहाँ पे, थर्ड कॉलम। ऐसे सेकंड रो ठीक है, और सेकंड कॉलम ऐसे करके cos अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 0, यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। हमेशा दोनों के इंटरसेक्शन पे 1 लिखेंगे। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्शन पे 1 और सब जगह 0 कर दीजिएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम है, इंटरसेक्शन पे 1 और सब जगह 0 कर दीजिएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम है, इंटरसेक्शन पे 1 और सब जगह 0 कर दीजिएगा। और फिर जो 4 खाने बचेंगे आपको ना, उन पे यही चिपका दीजिएगा। cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा। क्लियर है? यस सर। ये कैसे लिखा जा रहा है? हाँ सर। ये 3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं 3x3 के, और इसी में से कोई एक लेना पड़ता है। कौन सा लेंगे, क्यों लेंगे, कब लेंगे, सब बताएंगे आपको। लेकिन अभी याद रखिएगा ये 3 में से कोई एक लेना पड़ता है, और 2x2 में ये फिक्स है, ठीक है। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अभी क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है, तो करेंगे क्या, 3x3 का जब मैट्रिक्स आपके सामने दिखाई देगा तो सबसे पहला काम कि आप जो है इसमें द लार्जेस्ट नन डायगोनल एलिमेंट को लिखेंगे आप, ठीक। 2 लार्जेस्ट नन डायगोनल एलिमेंट। अब बताओ, अब नन डायगोनल एलिमेंट में लार्जेस्ट कौन है? ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब इसको छोड़कर जो एलिमेंट दिखाई वो नन डायगोनल एलिमेंट, तो जो है वो 2 दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों है भैया? क्योंकि इसमें आपको दिखाई देगा डायगोनल एलिमेंट जो है aij के इक्वल टू aj दिखाई देगा। जो a12 को वही a21 पे दिखाई देगा, जो a13 को वही a31 पर, जो a23 को वही a32 पे दिखाई देगा। और डायगोनल पूछो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर? तो लार्जेस्ट नन डायगोनल एलिमेंट कौन है? एक तो a13 पे दिखाई दे रहा है 2, और वही आपको हमारा a31 पे भी दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये इस तरीके से ये लार्जेस्ट नन डायगोनल एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब वो करते क्या है, जब ये लार्जेस्ट नन डायगोनल एलिमेंट हो गया तो अब फार्मूला हम लगाते हैं tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan 2 अल्फा इज इक्वल टू, अब 2aij है तो aij के स्थान पे वही, चाहे a13 चाहे a31, वो ध्यान समझिएगा, चाहे a13 चाहे a31, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम है। चाहे a13 चाहे a31, तो 2, चलो a13 अगर ले लिया तो नीचे a11 माइनस a33 कर देंगे। अगर हमने a31 लिया होता नीचे a33 माइनस a11 कर लेते, बट ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट दोनों सेम रहेगा। 2a13 चाहे a31 2 ही आएगा, और a11 आपका 2 है, यह भी 2 है। हाँ, a11 कितना है 1 है, और a33 कितना है 1 है, तो ये बाई 0 मतलब इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 कैन पाई बाई 2 का ही मान तो इनफाइनाइट होता है, पाई बाई 2 हो जाएगा, गधा बोलो पाई बाई 4 हो जाएगा। 2 अल्फा tan 2 अल्फा है ना, 2 अल्फा इक्वल टू tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाई 2, तो यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाई 4। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको जो सवाल आएगा उसमें कंफर्म अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 है ना। आपको जो सवाल आएगा एकदम मेरी तरफ से आप लोग है ना, बोनस है ना। आपको जो सवाल आपको जो आएगा ना उसमें अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब आप मत कैलकुलेट करिएगा, मत सोचिएगा, तुरंत अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 तुरंत, है ना, बस समय नहीं है ना। अब इसके बाद फिर क्या करिएगा, अब आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेना है। कौन सा मैट्रिक्स लेना है? फ्रेंड्स कौन सा मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब वो कैसे लेंगे? अब देखो a13 a31 मिला है ना,
इसमें 2 नहीं है, क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो ये वाला ले लो। अगर वहां 1 नहीं होता तो ये वाला लेते, अगर 3 नहीं होता उसमें तो ये वाला नहीं। समझा? फिर से समझो। A13 A31 में भाई 1 2 3 तीन नंबर है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो आपको जो भी दिखाई देगा A12 A23 ऐसा ही, मतलब कोई नंबर 1 2 3 ही दिखाई देगा। तो 1 3 है, बस इसमें 2 नहीं है, है ना? तो इसलिए 2 नहीं है, तो जो यहाँ पे जिसमें 2 का, जिसमें सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आपने लिया है 1 0 0, है ना, इसको आप ले लोगे। अगर वहीं पे 1 नहीं होता तो आप इसको ले लेते, अगर वहीं पे 3 नहीं होता तो आप इसको ले लेते। मतलब मान लीजिए यहीं पे A23 या A32 होता तो 1 नहीं है तो ये आप ले लेते। अगर यहाँ A12 A21 होता तो फिर आप ये ले लेते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। हैं? क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे। याद रखेंगे। आप भी क्या कहेंगे ना, ये याद हो जाएगा ना, ये वाला ये बड़ा आसान है। ऐसे भी क्या याद रखना है भाई, जिसमें 2 नहीं है तो 2 वाला ही लेंगे आप लोग, ये वाला जिसमें 2 है ना, 2 दूसरे वाले को 1 दिखाई दे, सेकंड रो सेकंड कॉलम में जिसमें 1 दिखाई दे, है ना। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो जिसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 दिखाई दे वो वाला ले लेंगे। यहाँ अगर 3 नहीं है तो जिसके थर्ड रो थर्ड कॉलम में 1 दिखाई दे वो ले लेंगे। ठीक है, चलो T1 ले लेते हैं। T1 ले लेते हैं। T1 इक्वल टू, ये 8 वाला मैट्रिक्स है, इसमें 2 नहीं है तो दूसरा वाला लेते हैं, cos अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा और 0 1 0 साइन अल्फा और 0